हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानडगा। ध्यान से सुनना, जितने भी सीए फाइनल वाले स्टूडेंट हैं जो अभी सितंबर 25 की तैयारी कर रहे हैं, सर उनके लिए इंस्टीट्यूट ने कुछ स्टैट्यूटरी अपडेट निकाले हैं। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ स्टैट्यूटरी अपडेट तो डेफिनेटली एग्जाम्स में आएंगे, तो अगर आप ध्यान दोगे, फोकस करोगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। मैं आपके साथ पूरी अमेंडमेंट डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस चैनल पे आपको रिवीजन लेक्चर्स और आपके लिए जो इंस्टीट्यूट ने केस सिनेरियो बुकलेट निकाला है वो भी सॉल्व करवाई गई है। वो भी धीरे धीरे अपलोड हो जाएगी सर। तो इस चैनल में फाइनल वालों के लिए बहुत कुछ है। आप फाइनल वालों का जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर आपको चार्ट बुक वगैरह सब चीजें फ्री में मिल जाएगी सर। ठीक है, तो बहुत फायदा है। साथ बैठो, अच्छे से मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, और अगर आईडीटी में कुछ इश्यूज आते हैं तो मैं आपके लिए हेल्प करने के लिए तैयार हूं सर। ठीक है, इवन मैं अपना नंबर भी वीडियो में शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप में पिन कर सकते हो, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना, आगे पीछे बट रिप्लाई मिलेगा। तो चलो, इंस्टीट्यूट ने बोला भाई कि सितंबर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है और ये अमेंडमेंट आपको डेफिनेटली अच्छे से पढ़ना है सर। ठीक है, सभी अमेंडमेंट अच्छे से पढ़ना है। और स्टूडेंट को बोलना, ये भी बोला गया है कि आप जब सितंबर की अमेंडमेंट पढ़े तो मई की अमेंडमेंट भी ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि मई की अमेंडमेंट आप भूल जाए, ये नहीं करेंगे सर आप। चलिए, तो सप्लाई चैप्टर के अमेंडमेंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट ध्यान देते हैं सर। सबसे पहला क्या बोल रहे हैं, अब देखो इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया सर रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑन जीएसटी ऑन पेनल चार्जेस बीइंग लेविड बाय द रेगुलेटेड एंटिटीज। अब आप मेरे को 2 मिनट ध्यान से सुनना, मैं आपको कहानी समझाता हूँ। होता क्या है, कोई भी पर्सन लोन लेता है और कई बार क्या होता है, लोन में डिफॉल्ट कर देता है पेमेंट करने में। तो पेमेंट करने में जब वो डिफॉल्ट करता है तो पहले ना पिनल इंटरेस्ट चार्ज होता था। ठीक है, पेनल इंटरेस्ट चार्ज होता था। फिर इसका नाम चेंज किया गया कि भाई इसको इंटरेस्ट मत बोलो, क्योंकि इंटरेस्ट बोलो तो फिर वही बात है, लड़ाई हो जाती है कि इंटरेस्ट है तो ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस चीज का इंटरेस्ट है। तो इन्होंने इसका नाम चेंज किया सर, इसको बोला इंटरेस्ट के बाद पेनल चार्जेस, कि भाई कोई भी पर्सन अगर लोन में डिफॉल्ट करता है तो उसके ऊपर पेनल चार्जेस लगेंगे, और प्रैक्टिकली अभी मार्केट में तो पेनल चार्जेस ही लगता है। अब ये पेनल चार्जेस क्या होता है सर, जो आरबीआई ने बोला कि कोई भी पर्सन अगर लोन रीपे करने में डिफॉल्ट करता है तो जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज है, मतलब जो भी बैंक्स है, एनबीएफसीज है, उनको ये बोला गया कि आप पेनल चार्जेस लगाइए सर सामने वाले पे, ताकि वो लोन का रिपेमेंट टाइम पे करे और डिफॉल्ट ना करे। यही मेन पर्पस था। अब लड़ाई इस पे हुई कि सर ये पेनल चार्जेस इस पे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि टॉलरेटिंग अ परफॉर्मेंस एंड एक्ट। टॉलरेटिंग याद है सर, अपन पढ़ के आए सप्लाई वाले चैप्टर में। सर किसी को टॉलरेट करना, टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन। तो सर ये टॉलरेट करने के कारण लगाया जा रहा है सर पेनल चार्जेस, कि सामने वाले ने पेमेंट नहीं किया इसलिए पेनल चार्जेस लगा गया। तो इशू यही था कि भैया ये जो पेनल चार्जेस आप लगा रहे हो, क्या ये टॉलरेटिंग एंड एक्ट के कारण है? और अगर टॉलरेटिंग एंड एक्ट के कारण है तो ये शेड्यूल 2 में कवर होगा, और शेड्यूल 2 में इस पे जीएसटी की बात आ जाएगी। इसमें क्लैरिफिकेशन आया, इन्होंने क्रिस्टल क्लियर किया। इन्होंने बोला भाई अब पेनल चार्जेस इसलिए लगा रहे हैं ताकि सामने वाला लोन पे डिफॉल्ट ना करे। हमारे को पेनल चार्जेस लगाने में मजा नहीं आ रहा है, और हम इसलिए भी पेनल चार्जेस लगा रहे हैं क्योंकि आरबीआई का कहना है सर, आरबीआई ने बोला है सर कि पेनल चार्जेस लगाना पड़ेगा। तो बात यह है कि क्या इस पेनल चार्जेस पे जीएसटी है? नो, इस पेनल चार्जेस पे जीएसटी नहीं है, क्योंकि आरबीआई का डायरेक्शन था सर, और आरबीआई ने बोला है, इसीलिए बैंक्स वगैरह पेनल चार्जेस लगाते हैं सर अगर आप लोन में डिफॉल्ट करो तो। और पेनल चार्जेस पे जीएसटी नहीं है, ये इन्होंने सर्कुलर से क्लियर किया। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? नो जीएसटी इज पेबल ऑन द पेनल चार्जेस लेविड बाय द रेगुलेटेड एंटिटीज इन कंप्लायंस विद द आरबीआई डायरेक्शन। आरबीआई ने बोला है भाई, इसलिए पेनल चार्जेस लगा रहे हैं, इसीलिए सरकार ने बोला इस पे जीएसटी नहीं होगा। हम ये चीज क्लैरिफाई कर रहे हैं। आई बात समझ? बैठा दिमाग में पहला सर्कुलर। एट द एंड क्रक्स में क्या याद रखेंगे? पेनल चार्जेस पे जीएसटी नहीं है। ठीक, हमें तो यही याद रखना है, एट द एंड क्रक्स ही याद रखना है। और नेक्स्ट वाला चैप्टर देखो, चार्ज ऑफ जीएसटी। अब इसमें एक प्यारा सा अमेंडमेंट है। प्यारा इसलिए क्योंकि मेरे को तो लगता है डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, डेफिनेटली एग्जाम में आएगा। ये 2 पॉइंट है सर। अब होता क्या था, मैं आपको पहले पुराना वाला भी बताता हूं फिर नया वाला भी बताता हूं। अब बात ये थी कि सर हम पैसे पढ़ते थे कि स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म रिवर्स चार्ज। ये सभी ने पढ़ा है। पहले यहां पर सिर्फ ये लिखा होता था, ध्यान देना सर, पहले यहां पर सिर्फ ये लिखा होता था एनी पर्सन। अब इन्होंने क्या किया सर, यहां पर ऐड कर दिया अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब पहले पहले ध्यान से सुनना सर, पहले क्या होता था, अगर एक बॉडी कॉर्पोरेट ने सामने बॉडी कॉर्पोरेट को भी सर्विसेज प्रोवाइड की तो भी रिवर्स चार्ज होती थी।
अब इन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो रहा है सर। तो इन्होंने बोला सर अब अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट किसी बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही स्पॉन्सरशिप की, तो उसके इस पे रिवर्स चार्ज नहीं फॉरवर्ड चार्ज होगा। तो मैं आपको इसके नोट्स बनवा देता हूँ, मेरे हिसाब से आप उस नोट्स से ध्यान रखना, बहुत अच्छे से दिमाग में बैठेगा। तो अब हम इसको देखो नोट्स के फॉर्म में कैसे याद रखते हैं। सिंपल, एक है सप्लायर, ठीक है, और एक है रिसिपिएंट। क्रिस्टल क्लियर। पहला वाला केस, सर सप्लायर एनी पर्सन है, ठीक है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। तो सरकार सिंपल बोलती है सर सामने वाला कौन है भाई, रेसिपिएंट। मैं बोला या तो बॉडी कॉर्पोरेट है या पार्टनरशिप फॉर्म है। सरकार बोली फिर सोच क्या रहे हो, रिवर्स चार्ज है। क्रिस्टल क्लियर। दूसरा केस, सर अगर यहां पर बॉडी कॉर्पोरेट है और सामने वाला भी बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है, तो सरकार बोली भैया ये जाएगा फॉरवर्ड चार्ज में। ये अमेंडमेंट पे ध्यान रखना, ठीक। इसके बाद तीसरा, सर एनी पर्सन है, ठीक है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, एनी पर्सन है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, सामने वाला भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, एनी पर्सन है सर, ठीक है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म। सरकार बोली भैया देखो यहां पर भी एनी पर्सन है, यहां पर भी एनी पर्सन है, तो सरकार बोली फॉरवर्ड चार्ज। टेंशन नहीं लेना है, फॉरवर्ड चार्ज है। समझ आया। अगला, सर यहां पर बॉडी कॉर्पोरेट है और सामने एनी पर्सन है, सरकार बोली इस केस में भी फॉरवर्ड चार्ज। तो एग्जाम में हम ये याद रखेंगे कि सर ये एक लौता केस बचा है जिसमें रिवर्स चार्ज है, ये एक लौता केस बचा है सर जहां पर रिवर्स चार्ज है। बाकी सब केसेस जो मैंने आपके सामने मेंशन किए वो सब केसेस में बॉडी कॉर्पोरेट है, सॉरी फॉरवर्ड चार्ज है। एक स्टूडेंट के दिमाग में ना डाउट आता है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज को लेके, जो मैंने बहुत टाइम से स्टूडेंट्स के क्लियर किए और अभी भी ये डाउट है स्टूडेंट को। एक स्टूडेंट ने एक मेरे से डाउट पूछा, सर एक बात बताऊं मैं बोला बता यार। बोले स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के केस में सर कई बार यही नहीं पता चल रहा सप्लायर कौन है रेसिपिएंट कौन है। ये बहुत जेन्युइन डाउट है, बहुत सारे लोगों के डाउट आते हैं। देखो एकदम सिंपल है, मैं आपको एकदम सिंपल बताता हूं, कभी भी कहीं पर भी फंसो ना तो ये तरीका अप्लाई कर लेना। सर जो पे कर रहा है पैसा वो है रेसिपिएंट, एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना, जो पैसा पे कर रहा है रेसिपिएंट है। तो ऑब्वियसली सर अदर वाली पार्टी क्या है, सप्लायर है। क्योंकि सर आपका समझना जरूरी ना कि सप्लायर कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट है एनी अदर पर्सन है। अगर आपको सप्लायर ही क्लियर नहीं है तो फिर ये प्रोविजन कैसे अप्लाई करोगे। आई होप मेरी बात समझ आ रही है। क्योंकि जो पेमेंट कर रहा है याद रखना वो रेसिपिएंट है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में घुमाएगा। कई बार स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में हमें क्लियर ही नहीं होता कि सर सप्लायर कौन है रेसिपिएंट कौन है। ये आपने बहुतों के साथ होता है, इसीलिए मैंने इस चीज को लिखा दिया, मेंशन करा दिया, क्योंकि ताकि कंफ्यूजन किसी को ना हो। आई बात समझ, क्लियर हुआ। तो ये हमारा एक अमेंडमेंट प्यारा वाला था जो मेरे को लगता है एग्जाम में आ सकता है, एंड एक ये वाला था। अब ये वाला जो अमेंडमेंट था ये पहले भी सर मे अटेम्प्ट के लिए था, बट इसमें इन्होंने ऐड किया ये रेड वाला पार्ट। और क्या बोला इन्होंने, क्रिस्टल क्लियर, ध्यान दीजिएगा। इसको भी मैं आपको समझाता हूं। हम क्या पढ़ के आए थे मैं आपको बताता हूं। इसको बोलते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में, ठीक है। ये कहानी थी कमर्शियल प्रॉपर्टी, और कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में क्या कहानी हो रही थी। सर कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में हमने सिंपल ये पढ़ा था सर, एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, अगर एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंटिंग ऑफ एनिमल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल, यही था कहानी सर, अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टी लेट आउट कर रहा है सर, ठीक है। तो सर जो ये है सप्लायर, ये है रेसिपिएंट, तो हमने सीखा था सर ये होता है रिवर्स चार्ज। ये हम पहले भी सीखे थे सर, इसमें कुछ नया नहीं है सर, ये रिवर्स चार्ज पहले भी था आज भी है। इन्होंने क्या बोला, ये जो बंदा रजिस्टर्ड है ना, ये रजिस्टर्ड अदर देन कंपोजिशन वाला होना चाहिए, अदर देन कंपोजिशन वाला होना चाहिए। अब आप बात ध्यान से सुनना, मतलब
अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि सर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो जिसको रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी की सर्विसेज दिया है अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, और सामने वाला जिसको रेंट पे दिया है वो सर कंपोजिशन स्कीम वाला बंदा है, तो उस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। अब एक स्टूडेंट बोला सर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा तो कैसे होगा? मैं बोला यार देख, सिंपल बात, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल कर नहीं पाओगे, फॉरवर्ड चार्ज हो नहीं सकता क्योंकि ये आदमी अनरजिस्टर्ड है। आप मेरी बात समझो, ये आदमी तो अनरजिस्टर्ड है, उससे कैसे बिल बनवा दोगे, उससे कैसे टैक्स इनवॉइस इशू करवा दोगे? तो इस केस में ना रिवर्स ना फॉरवर्ड, दोनों बात नहीं हो पाएगी, बात ही खत्म हो जाएगी। अब ये इन्होंने अमेंडमेंट क्यों किया, कारण है, ध्यान से समझो। इन्होंने सर अदर देन कंपोजिशन स्कीम वाले इसलिए बोला क्योंकि देखो एक मेरी बात समझो, कंपोजिशन स्कीम वाले को अगर आप रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करवाने की बात करोगे तो ये बंदा वो आदमी है सर जो क्रेडिट तो ले ही नहीं सकता, पहली चीज ये क्रिस्टल क्लियर है। अब दूसरा, सर जब ये एग्रीगेट टर्नओवर में 1% टैक्स देता है तो 1% टैक्स देने टाइम भी रिवर्स चार्ज वाली चीज को बाहर रखता है, ये भी क्रिस्टल क्लियर है। तो ये कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए अगर आप रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करने की बात करवाओगे, प्लस वो बेचारा जो एग्रीगेट टर्नओवर में 1% भी पे करके आएगा, आप इस बंदे के ऊपर कितने ऑब्लिगेशंस डाल दोगे, बहुत परेशान नहीं कर दोगे? इसीलिए सरकार ने बोला नहीं नहीं भाई, इतना ज्यादा परेशान करेंगे कि भैया तू रिवर्स चार्ज में भी पे कर कैश में, ठीक है, उसके बाद जो तू एग्रीगेट टर्नओवर का 1% है वो भी तेरे को ही पे करना है। वो आदमी बोलेगा रहने दे भाई, कंपोजिशन क्यों पे, इससे अच्छा मैं रेगुलर ही ले लेता हूँ, क्यों बनाए हो मेरे लिए ये स्कीम? इसीलिए सरकार ने बोला ना ना भाई, अदर देन कंपोजिशन स्कीम वालों को हम छोड़ दिए सर। समझ आई मेरी बात? तो ये एग्जाम के लिए मेरे को लगता है ध्यान रखने वाली बात, एग्जाम में आ सकता है, रिलेवेंस बनता है सर, बहुत अच्छा पॉइंट है और गारंटीड एग्जाम में कवर करने के चांसेस है। बड़े क्वेश्चन में पार्ट बन सकता है सर जहां पर कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी अपन को बोलता है सर। आई होप क्लियर हुआ होगा, समझ आया? तो ये हमारा, अच्छा इसमें यही पैरेलल अमेंडमेंट आईजीएसटी में भी इन्होंने किया, ये तो सिंपल है सर, ये हमारा हुआ। अब और नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन में, बहुत सिंपल अच्छा क्लैरिफिकेशन है, बहुत प्यारा है, आराम से सुनना, समझा दूंगा। सर ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले होते हैं सर, कुछ तो नोटिफाइड ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले होते हैं जो 9(5) में रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करते हैं। हाँ सर, तो सरकार ने बोला देखो ध्यान से सुनना सर, एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, वो बोला भैया मैं 9(5) में नोटिफाइड भी हूं। सरकार बोली वेरी गुड। वो बोला नहीं नहीं पूरी बात तो सुनो, मैं अपना भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करता हूं, एक तो नोटिफाइड भी है और एक अपने खुद के नाम से भी सप्लाई करता हूं, ओन सर्विसेज भी सप्लाई करता हूं बाय यूजिंग हिज ओन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एक तो नोटिफाइड वाला एक खुद का। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर बोला मैं तो दोनों काम करता हूं। तो सरकार बोली लड़ाई किस बात पे? बोले नहीं नहीं आप बात नहीं समझ रहे, लड़ाई इस बात पे जो मैं खुद का काम कर रहा हूं उस पे जीएसटी भी पे कर रहा हूं, क्रेडिट भी ले रहा हूं, मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो सही चल रही दुनिया। पर बोले सर ये जो नोटिफाइड है ना, इसको मैं रिवर्स चार्ज में पे करता हूं। बोले हाँ डेफिनेटली रिवर्स चार्ज में ही पे करोगे सर, आप ही को पे करना है। बोले नहीं नहीं उस पे लड़ाई नहीं है, रिवर्स चार्ज में पे करने को तो तैयार हूं, क्या मैं क्रेडिट ले सकता हूं जो मैं रिवर्स चार्ज में पे कर रहा हूं? सरकार बोली देख, बचपन की एक कहानी है कि रिवर्स चार्ज की कोई भी लाइबिलिटी को हम कैश में पे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। बोला वो तो मैं भी जानता हूं यार, मेरे को तो कैश लेजर से ही पे करना है। सरकार बोली बात पूरी सुन, ये तू कैश लेजर से, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से कैश में पे कर देगा। अब ये जो तूने रिवर्स चार्ज में पे किया है उसकी क्रेडिट तू ले सकता है, बट इस क्रेडिट को इस नोटिफाइड आउटवर्ड सप्लाई में एडजस्ट नहीं कर सकता। नोटिफाइड आउटवर्ड सर्विसेज के आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी से एडजस्ट नहीं कर सकता। मैं बोला तो फिर मैं इस क्रेडिट को कहां एडजस्ट करूं? सरकार बोली इस क्रेडिट को चाहे तो जो तू खुद का काम कर रहा है उस काम का जो आउटवर्ड सप्लाई है उससे एडजस्ट कर सकता है। ये पूरे सर्कुलर का क्रक्स है, एकदम सिंपल शॉर्ट में क्रिस्प में मैंने आपको बताया, क्योंकि एग्जाम में तो इतना ही याद रखोगे, पूरा डिटेल तो नहीं काम आने वाला, एकदम सिंपल। सर ई कॉमर्स ऑपरेटर नोटिफाइड वाला खुद वाला जो है काम, उसमें तो कोई लड़ाई नहीं थी, इस पे कोई सर्कुलर आया ही नहीं, ये पहले ही क्लियर था, ये हमें पहले ही क्लियर था, इस पे कोई कहानी नहीं थी। पर जो नोटिफाइड वाली बात थी, नोटिफाइड में ई कॉमर्स ऑपरेटर बोल रहा था मैं रिवर्स चार्ज में पे करूंगा, मैं कैश में पे कर दूंगा। तो अब बात ये होता था कि रिवर्स चार्ज में जो ये पे करता था उसकी क्रेडिट की बात होती थी। अब
सरकार बोली तेरे को क्रेडिट लेने से मना नहीं कर रहे हम, पर हम तेरे को बोल रहे हैं क्रेडिट लेने के बाद 95 में जो नोटिफाइड सर्विसेज है, उन नोटिफाइड सर्विसेज के आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी से तू इस क्रेडिट को एडजस्ट नहीं करेगा। तू चाहे तो इस क्रेडिट को एडजस्ट कर ले, खुद का जो काम कर रहा है, ओन सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर, वो वाली सर्विसेज से तू चाहे तो क्रेडिट यूज कर सकता है। अब चाहो तो आप इसको रीड कर सकते हो। देखो, एक 95 वाला नोटिफाइड वाला, एक ओन सर्विसेज वाला है, ठीक है, फॉर व्हेन विच ही चार्जेस प्लेटफॉर्म फीस कमीशन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म यूजर्स। ठीक, तो बात ये हुई थी सर, फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज मेंशन्ड इन 2, ठीक है, ई कॉमर्स procures input as well as input services for which he avails the input tax credit. Whether e-commerce operator required to pay tax under 95 is liable to reverse ITC. लड़ाई इस पे हुई थी, क्या ये क्रेडिट जो है क्या इसको रिवर्स करना पड़ेगा? सरकार ने बोला नहीं 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 भाई, हम आपको रिवर्स करने तो बोल ही नहीं रहे। मैं आपको दिखाता हूं कहां गया, ये देखो, ये लिखा हुआ है is not required to reverse the ITC on input and input service proportionately. आपको रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। आपको रिवर्स करने हम बोल ही नहीं रहे सर, हम बोल ही नहीं रहे, बल्कि फर्दर हम आपको क्लैरिफाई ये कर रहे हैं कि आप जो 95 में नोटिफाइड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पे करोगे, और जो आपको क्रेडिट अवेल्ड हुई है इनपुट और इनपुट सर्विसेज में, ठीक है, आप उसको 95 की सप्लाईज के लिए यूज नहीं कर सकते, नोटिफाइड सप्लाईज के लिए यूज नहीं कर सकते, बट आप चाहो तो उस क्रेडिट को ओन अकाउंट वाली जो सर्विसेज हैं उसमें यूज कर सकते हो। जो मैंने आपको डायग्राम से बताया वही चीज है सर, एकदम सिंपल। इस क्रेडिट को अपन ओन अकाउंट वाले से के लिए यूज कर सकते हैं, 95 नोटिफाइड सप्लाईज के लिए यूज नहीं कर सकते। 95 नोटिफाइड वाले के लिए तो कैश में ही पे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही पे करना पड़ेगा। समझ आई बात? क्लियर हुआ? मस्त डायग्राम बना के बताया, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा सर, ठीक है, अच्छा था ये। अगला क्लैरिफिकेशन देखो, ये तो मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा ही इजी हो गया था। क्लैरिफिकेशन वेदर डीडीए वुड बी ट्रीटेड एज लोकल अथॉरिटी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन्होंने प्यार से बोला भैया सुनो, ये जो डीडीए है ना, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको हम लोकल अथॉरिटी नहीं मानते हैं सर, ठीक है, ये लोकल अथॉरिटी डेफिनेशन में कवर नहीं है। तो एग्जाम पर्पस के लिए तो हमें इतना ही याद रखना है कि सर जो डीडीए है वो लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन में कवर नहीं है। रीजन ये होता है सर, लोकल अथॉरिटी बताने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कई सारी सर्विसेज है जिसमें आरसीएम एप्लीकेबल हो जाते हैं सर लोकल अथॉरिटी वगैरह के केसेस में। तो इन्होंने बोला सर डीडीए वाली सर्विसेज में भी क्या लोकल अथॉरिटी मान लेंगे तो क्या आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा? सरकार बोली ना, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको हम लोकल अथॉरिटी नहीं मानते। ध्यान रखना, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, हम इसको लोकल अथॉरिटी नहीं मानते। आई बात समझ? ठीक है, ये हमारा 4 चैप्टर का खत्म हुआ और प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर के अमेंडमेंट देखते हैं। देखो आगे प्लेस ऑफ सप्लाई के अमेंडमेंट्स देखो, एक क्लैरिफिकेशन आया प्लेस ऑफ सप्लाई में, एंड ठीक है, थियोरेटिकली ये क्लैरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली एग्जाम में आए थोड़े चांसेस कम लगते हैं, बट ठीक है। देखो क्लैरिफिकेशन क्या था, रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज सप्लाइड बाय द सप्लायर ऑफ सर्विसेज टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। होता ये था कि सर ऑनलाइन सर्विसेज जो सप्लायर है वो सप्लाई करता था अनरजिस्टर्ड पर्सन को। अब ये जब ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता था तो बात ये आती थी सर कि हमारे पास सेक्शन 12(2) आ जाता था, ठीक है, सेक्शन 31(2) आ जाता था। 12(2) याद है, जनरल प्रोविजन होता था सर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज का, और जनरल प्रोविजन ये बोलता था सर कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, लोकेशन ऑफ सच पर्सन, अगर अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में सर क्या आपके पास उसका एड्रेस है रिकॉर्ड पे, और अगर एड्रेस नहीं है तो सर लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस हो जाता था प्लेस ऑफ सप्लाई। अब यहां पर दिक्कत क्या आने लगी, समझो मेरी बात। बात ये हुई कि सर देखो ध्यान से समझो, सप्लायर रेसिपिएंट ये आदमी है जो सर ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। अब ये ऑनलाइन सर्विसेज देने के कारण सर 12(2) में कवर हो जाता था क्योंकि ये वाला बंदा होता था अनरजिस्टर्ड, ठीक है। अब अनरजिस्टर्ड होने के कारण सर पहली बात तो ये होता था कि हम सप्लायर से पूछते भाई तुम्हारे पास क्या इस बंदे का एड्रेस है, वो बोला वो तो एड्रेस ही नहीं बताया सर। अब एड्रेस नहीं बताने के कारण क्या हो जाता था सर, लोकेशन ऑफ द सप्लायर हो जाता था, और ये सप्लायर होता था बाहर का, एक मिनट के लिए मान लो दुबई का सप्लायर है, दुबई का, तो सर सप्लायर दुबई का, प्लेस ऑफ सप्लाई दुबई हो जाता था, तो कहानी खत्म। आप जीएसटी कैसे लोगे? जीएसटी लेने की बात ही खत्म हो जाती थी सर। अब दिक्कत ये थी कि गवर्नमेंट को इसमें बहुत नुकसान, तो गवर्नमेंट ने बोला भाई
ये आदमी रेसिपिएंट जो है ये अपना एड्रेस बता नहीं रहा, सप्लायर के पास इसका एड्रेस है नहीं। तो अब गवर्नमेंट ने बोला भाई अगर आपकी वैल्यू देखो 50,000 से अगर ऊपर है तब तो आपको सब चीजें डिटेल्स वैसे भी देनी होती थी, नेम स्टेट सब डिटेल देनी होती थी। अगर 50,000 से नीचे होता था तभी दिक्कत थी। अब गवर्नमेंट ने क्रिस्टल क्लियर किया कि भैया इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट हम आपको बता रहे हैं अगर ये तीन चीजें हैं, देखो इन्होंने क्रिस्टल क्लियर किया इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट अगर ये तीन चीजें हैं, सप्लाई ऑफ एनी ऑनलाइन डायरीज या सर्विसेज, ओआईडीआर सर्विसेज या ऑनलाइन मनी गिविंग सर्विसेज, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट अगर सप्लायर बाहर का है, रिसिपिएंट इंडिया का है, रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, इन सच केस अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, सप्लायर आर देखो मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ द रिसिपिएंट। आपको स्टेट तो बताना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू सप्लाई। वैल्यू सप्लाई अगर 1,000 रुपए भी है तो भी आपको रिसिपिएंट का स्टेट बताना पड़ेगा। रिसिपिएंट का जो आप स्टेट बताएंगे वही हम क्या मान लेंगे सर, प्लेस ऑफ सप्लाई। हमें रिसिपिएंट का पूरा एड्रेस नहीं चाहिए। तो अब हम एग्जाम पर्पस के लिए क्या याद रखें, हम एग्जाम पर्पस के लिए याद रखेंगे कि सर अगर ये तीन सर्विसेज है ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड की गई है तो उसका इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट कितने भी अमाउंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, भले ही 1,000 रुपए की हो तो भी सरकार बोली उस केस में सप्लायर को उसका स्टेट पता करना होगा, स्टेट बताना होगा और जो आप स्टेट बताओगे वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। हमें पूरा एक्चुअल एड्रेस नहीं चाहिए, हमें स्टेट चाहिए, स्टेट बता दो वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। समझ आया? तो एड्रेस का जो पूरे डिटेल एड्रेस का दिक्कत होता था ये एड्रेस का डिटेल इन्होंने खत्म कर दिया। इन्होंने बोला पूरा एड्रेस नहीं चाहिए, हमें आप सिर्फ सामने वाले का स्टेट बता दो, वही स्टेट हम क्या मान लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ आया? बैठा दिमाग में? ठीक है। इन द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन जीएसटीआर 1 और 1A, क्योंकि सप्लायर फाइल करेगा सर जीएसटीआर 1 और 1A, ओआईडीआर सर्विसेज वगैरह याद है ना सर, अपन ओआईडीआर सर्विसेज वगैरह पढ़ते हैं, ये वो कहानी है सर। समझ आई बात? एकदम सिंपल छोटा सा अमेंडमेंट था बट मेरे को लगता है थोड़ा सा रिलेवेंस रख सकता है, थ्योरी क्वेश्चंस के लिए आ सकता है सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये मैंने आपको पूरा डिटेल में दिया हुआ है, बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया है एक एक चीज, ताकि आप चाहो तो डिटेल में भी स्टडी कर सकते हो। मैं अभी आपको अमेंडमेंट के इंपॉर्टेंट बातें क्रक्स में बताते जाता हूं, क्योंकि पूरा डिटेल अमेंडमेंट्स इतना ज्यादा जानने की जरूरत ही नहीं है, पूरा सर्कुलर पढ़ने के बाद भी वही बात आती है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट है सर किसमें, एग्जेम्पशन वाले चैप्टर में। देखो एग्जेम्पशन वाले चैप्टर में क्या अमेंडमेंट किए इन्होंने, बोला सर पैरेलल अमेंडमेंट आईजीएसटी में भी एप्लीकेबल है। देखो पहला अमेंडमेंट क्या है, सबसे पहला इन्होंने बोला सर अपन ये अमेंडमेंट पहले भी पढ़े थे, ऐसा नहीं है ये नहीं पढ़े सर, मी 25 वाले स्टूडेंट के लिए भी पढ़े थे, बट चेंज ये हुआ है सर, चेंज ये हुआ है। अब क्या हुआ देखना, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग मीटरिंग इक्विपमेंट ऑन रेंट, टेस्टिंग सर्विसेज फॉर मीटर्स, ट्रांसफॉर्मर, कैपेसिटर या रिलीजिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, शिफ्टिंग ऑफ मीटर्स वगैरह, इशूइंग डुप्लीकेट बिल विच आर इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द सप्लाई ऑफ ट्रांसमिशन। अब ध्यान दो ना, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब एंड मतलब समझ रहे हो, पहले क्या होता था, पहले ये होता था सर कोई ऐसा पर्सन जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, अगर वो ये सब सर्विसेज देता था, ये टेस्टिंग वगैरह शिफ्टिंग वगैरह, तो एग्जेम्प्ट होती थी। तो वही इंडिया है, इंडिया में तो सर सप्लाई ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सर ट्रांसमिशन भी अलग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग होता है, दोनों अलग अलग पर्सन परफॉर्म करते हैं। तो सरकार ने ये बोला सर कि अब जब दोनों पर्सन अलग अलग परफॉर्म करते हैं तो हो सकता है जो आदमी ट्रांसमिशन कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी का वो ये सब सर्विसेज दे दे, या हो सकता है जो बंदा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी वो ये सब सर्विसेज दे दे। तो सरकार बोली भैया एक काम करते हैं, हम गलती से एंड लिख दिए थे, यहाँ पर और है, यहाँ पर और है। तो सरकार ने बोला चाहे कोई ट्रांसमिशन वाला आदमी ये सब काम करे तो भी एग्जाम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाला आदमी ये सब काम करे तो भी एग्जाम। समझ आया? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? सिंपल, या तो कोई इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है कस्टमर को वो भी ये सर्विसेज देगा तो एग्जाम, एंड को इन्होंने और कर दिया। ठीक है, अब कोई भी हो ट्रांसमिशन हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो दोनों केसेस में एग्जाम हो गए, पहले ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद देखो एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय,
ये हमने पहले भी पढ़ा था। नेशनल स्किल डेवलपमेंट, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, अवॉर्डिंग बॉडी रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल, असेसमेंट एजेंसीज रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल, या फिर ट्रेनिंग बॉडी एक्रीडिटेड बाय द अवॉर्डिंग बॉडी दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल। इन्होंने इसको ऐड कर दिया। A training partner approved by the National Skill Development Corporation। सर इंडिया में करेंटली 249 ट्रेनिंग पार्टनर्स है। करेंटली इंडिया में 249 ट्रेनिंग पार्टनर्स है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि सर ये जो ट्रेनिंग पार्टनर्स है, अगर वो ट्रेनिंग पार्टनर्स भी ये सब सर्विसेज दे रहे हैं इन रिलेशन टू नेशनल स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट या नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस, ये सब सर्विसेज दे रहे हैं तो एग्जेम्प्ट है। तो हमें एग्जाम में ये याद रखना है कि सर ये ट्रेनिंग पार्टनर को भी एग्जेम्प्ट किया गया है। सर ट्रेनिंग पार्टनर कौन अप्रूव करता है? सर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ट्रेनिंग पार्टनर जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू अप्रूव्ड होंगे, अगर वो लोग भी ये सर्विसेज दे रहे हैं तो एग्जेम्प्ट है। आई मेरी बात समझ? ये आपको ध्यान रखना है सर। ये एक नया पॉइंट ऐड किया गया है। इंडिया में करेंटली 249 ट्रेनिंग पार्टनर्स है सर, ठीक है, जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है। 249 के नाम तो याद नहीं कर सकते, बट आप ये याद रख सकते हो कि ट्रेनिंग पार्टनर अप्रूव बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये भी एग्जेम्प्ट हो गया। आई बात समझ? बैठा दिमाग में? याद रखना सर, इस डेट से एग्जेम्प्ट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, ये न्यू एग्जेम्पशन इंट्रोड्यूस की गई है। सर्विस ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल फंड कंस्टिट्यूटेड अंडर दिस ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट अगेंस्ट अ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इंश्योरर आउट ऑफ द प्रीमियम कलेक्टेड बाय फॉर थर्ड पार्टीज इंश्योरेंस ऑफ द मोटर व्हीकल। ये एकदम सिंपल है, देखना, ध्यान देना, ध्यान से सुनना सर। इन्होंने क्या बोला कि सर जो इंश्योरर है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? किसी भी पर्सन का इंश्योरेंस करती है, गाड़ियों का, पर्सन का भी और गाड़ियों का भी। तो गाड़ियों का इंश्योरेंस करी। अब गाड़ियों का इंश्योरेंस करने के बाद जो इंश्योरेंस का प्रीमियम वो लेती है, उस प्रीमियम में से उसने कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट किया। कहां पर कंट्रीब्यूट किया? मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल फंड में। तो जितना इस फंड में वो कंट्रीब्यूट करेंगे, देखो समझो एकदम सिंपल है सर। इंश्योरेंस कंपनी है वर्धमान सर, ठीक है, वर्धमान सर की गाड़ी है, कार है, उसका इन्होंने इंश्योरेंस किया। क्रिस्टल क्लियर? इंश्योरेंस किया, यहाँ पर प्रीमियम चार्ज किया, यहाँ जीएसटी लगाया, यहाँ सब कुछ हो गया। अब इस प्रीमियम में से कुछ अमाउंट ये मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल फंड, मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सरकार बोलती है जब ये इंश्योरेंस कंपनी इस फंड में कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करेगी, इस पे जीएसटी नहीं है, एग्जेम्प्ट कर दिए इस पे जीएसटी। वैसे लॉजिकली होना भी नहीं चाहिए। जब आप मेरे को बताओ पहली बार आप इस मेरे प्रीमियम में जीएसटी चार्ज कर चुके थे, तो दोबारा इसी चीज के लिए अलग से फंड में पैसा जमा कर रहा हूं, तो फिर जीएसटी क्यों चार्ज करोगे? पागल हो? दो बार जीएसटी जीएसटी खेलोगे मेरे साथ सेम अमाउंट पे? इसलिए सरकार ने बोला इस पे जीएसटी नहीं है, एग्जेम्पशन दे दिए सर। समझ आई बात? क्लियर हुआ सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो ये एसआई की डेफिनेशन इंट्रोड्यूस की गई थी कि सर इंश्योरर की डेफिनेशन इन्होंने बोला जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 के हिसाब से वही है। ये आप एक बार रीड कर सकते हो, जस्ट एक बार रीड कर सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं सर, ठीक है। इसके बाद आओ और सर्कुलर्स थे सर, और कुछ क्लैरिफिकेशन आए थे। अब बात ये हुई सर, ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली हेडक्वार्टर्स, इनको फैसिलिटी प्रोवाइड की गई सर, मैनेजमेंट फैसिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड की गई सर। किस टाइप की सर्विसेज? हाउसकीपिंग, सिविल मेंटेनेंस, फर्नीचर मेंटेनेंस, हॉर्टिकल्चर, ये सब सर्विसेज किसको प्रोवाइड की गई? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली क्या बोला? भाई मैं एंट्री 3A में एग्जेम्प्ट हूं। तो सरकार बोली एंट्री 3A पढ़ा था अच्छे से? एंट्री 3A जो थी वो ये बोलती थी कि सर गुड्स 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कंपोजिट सप्लाई ऑफ सर्विसेज गवर्नमेंट को की जा रही है, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, इन सबको की जा रही है, तो उस केस में एग्जेम्पशन है। तो ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है ना, ये अपने आप को लोकल अथॉरिटी बोला और बोला मैं तो एग्जेम्प्ट हो गया। सरकार बोली फिर तो तू आधा पढ़ा। सर बात पूरी ये थी कि 3A में तब एग्जेम्प्ट होता कंपोजिट सप्लाई में जब ये इन रिलेशन टू म्युनिसिपैलिटी और पंचायत होता। सरकार ने बोला भाई देखो एंट्री 3A प्रॉपर पढ़ो। एंट्री 3A बोलता है कंपोजिट सप्लाई है जिसमें 25% से ज्यादा का गुड्स नहीं होना चाहिए। आपने गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, किसी को भी प्रोवाइड किया हो, बट ये इंपॉर्टेंट था सर, बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन एंट्रस्टेड टू पंचायत या फिर म्युनिसिपैलिटी
तब एग्जेम्पशन है। अगर सर्विसेज सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को प्रोवाइड की जा रही है और वो सर्विसेज किसी पंचायत या म्युनिसिपैलिटी से रिलेट नहीं करेगी, देखो ना, इन रिलेशन टू एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू पंचायत या म्युनिसिपैलिटी, इससे रिलेट नहीं कर रही है, तो सरकार बोली काहे का एग्जेम्पशन भाई मेरे, काहे का एग्जेम्पशन। तो इन्होंने यही क्लियर किया, द सर्विसेज ऑफ फैसिलिटी मैनेजमेंट सच एज हाउसकीपिंग, सिविल मेंटेनेंस, दिस फॉर द अपकीप ऑफिस ऑफ एमसीडी, ऑफिसर्स को अच्छे, गवर्नमेंट ऑफिस को अच्छे से मेंटेन करने के लिए, आर नॉट सप्लाइड इन रिलेशन ऑफ परफॉर्मिंग ऑफ एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी और पंचायत। ये म्युनिसिपैलिटी और पंचायत से रिलेट नहीं करती, ये सिर्फ एमसीडी से रिलेट करती है। तो सरकार बोली भैया सच सर्विसेज आर नॉट कवर्ड अंडर 93, इसमें जीएसटी एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल जीएसटी एप्लीकेबल होगा। समझ आई बात, बैठा दिमाग में, सिंपल है। सर्विस प्रोवाइडर एमसीडी को सर्विसेज देता था सर, हाउसकीपिंग वगैरह जो भी है सर्विसेज देता था सर। एमसीडी इस सर्विसेज को ना म्युनिसिपैलिटी ना पंचायत, इन दोनों के रिलेशन में यूज नहीं कर रहा है। तो सरकार बोलती है ये जो सप्लायर और एमसीडी के बीच की कहानी है, इस पे जीएसटी है, इस पे जीएसटी है, क्योंकि ये इन दो से रिलेट नहीं करता, नहीं करता तो एंट्री 3 में ए में एग्जेम्प्ट नहीं है। समझ आई बात, क्लियर हुआ? आओ नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन देखते हैं। अब ये समझो सर, पेमेंट एग्रीगेटर, मैं आपको इसकी कहानी समझाता हूं, ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आया था सर, बड़ा मजा आया था कि सर ये जो हम एग्जेम्पशन पढ़ के आते हैं, एंट्री 34 की एग्जेम्पशन, जहां पर हमें एग्जेम्पशन मिलती है अप टू सेटलमेंट ऑफ 2000 रुपीज तक थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या एनी कार्ड, इन सब के थ्रू अपन को सर 2000 तक की एग्जेम्पशन रहती थी सिंगल ट्रांजेक्शन में, ठीक है। अब ये जो 2000 का बेनिफिट था सर, अप टू एन अमाउंट ऑफ सेटलमेंट ऑफ एन अमाउंट अप टू 2000, इसका जो बेनिफिट था, क्या ये बेनिफिट पेमेंट एग्रीगेटर्स को भी मिलेगा क्या? पहले आप मेरी बात समझो, ये पहले है कौन पेमेंट एग्रीगेटर, एक मिनट ध्यान से रुकना और समझना। सर आप लोग आज तक कभी ना कभी कोई ना कोई ठेले में या कहीं तो खाने पीने गए होंगे, वहां पर आप लोगों ने देखा होगा पेटीएम या फोन पे का ना एक बॉक्स लगा हुआ होता है, ठीक है, आप उसको स्कैन करते हो, सामने वाले को पेमेंट मिलता है। ये जो होते हैं दे आर कॉल्ड पेमेंट एग्रीगेटर्स, ठीक है, ये होते हैं पेमेंट एग्रीगेटर्स, मतलब पेटीएम, फोन पे, ये सब पेमेंट एग्रीगेटर्स है सर, ठीक है। तो ये एग्रीगेटर्स जो है, ये मर्चेंट को, देखो इसके अच्छे ना डायग्राम्स भी है, मैं आपको दिखाता हूं। इन्होंने पहले तो क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, मैं आपको क्लैरिफिकेशन भी दिखाऊंगा, पहले ये देखो नीचे डायग्राम देखो। एक कस्टमर है, कस्टमर आता है सर, स्कैन करता है, स्कैन करके पेमेंट करता है, पेमेंट एग्रीगेटर जो है उस पैसे को एस्क्रो अकाउंट में रखता है, और उसके बाद वो पैसा किसके पास जाता है सर? मर्चेंट के पास। अपना कमीशन वगैरह जो भी चार्ज करता होगा पेमेंट एग्रीगेटर चार्ज करता है, और उसके बाद मर्चेंट को, मतलब दुकानदार को पैसा मिल जाता है। इसमें आप फोन पे, पेटीएम, जिसका एग्जाम्पल चाहो लिख सकते हो, जो एग्जाम्पल समझना चाहो समझ सकते हो। तो बात ये हुई थी कि जब पेमेंट एग्रीगेटर है वो मर्चेंट को वन टाइम सेटलमेंट करता है अप टू 2000, क्या इस केस में एग्जेम्पशन मिलेगी कि नहीं, यही इशू था। देखो, वेदर एग्जेम्पशन अंडर entry 34 is available to payment aggregator in relation of settlement of an amount of up to 2000 in a single transaction transacted through credit card, debit card, चार्ज कार्ड और एनी अदर पेमेंट कार्ड। भाई कस्टमर तो कुछ भी यूज करके पेमेंट कर सकता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड, या कोई भी पेमेंट कार्ड सर्विसेज यूज कर सकता है और उससे पेमेंट कर सकता है। तो सिंपल बात ये हुई कि जब पेटीएम, फोन पे वाला दुकान वाले को अप टू 2000 सिंगल ट्रांजेक्शन में सेटलमेंट कर रहा है, तो क्या उसको एंट्री 34 की एग्जेम्पशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यही कहानी थी। समझ आया? ध्यान दो, ये बीच में आ गया, ये यहां नहीं है, ठीक है, ये यहां नहीं है, इसको मैं करेक्ट करके आपको पीडीएफ शेयर करूंगा। तो इन्होंने क्लैरिफिकेशन क्या दिया, देखो, पेमेंट एग्रीगेटर्स आर entities that facilitate e-commerce sites and merchant to accept various payment instrument from their customers without the need for e-commerce site। ऑब्वियसली सर, जितने ठेले वाले हैं ये लोग कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं बना के रखे हैं सर, पेटीएम, फोन पे का एक डब्बा लगा के रखे, स्कैन करते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करते हो और आप पेमेंट करते हो सर। एंड मर्चेंट टू क्रिएट अ सेपरेट पेमेंट इंटीग्रेशन ऑफ देयर ओन। इन द प्रोसेस पेमेंट एग्रीगेटर रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड पुल एंड ट्रांसफर टू द मर्चेंट विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। जनरली इन लोग का सेटलमेंट 30 डेज होता है या नेक्स्ट डे भी होता है, डिपेंड करता है। Entry 34 provides an exemption to services by an acquiring bank to any person in relation to settlement of any of an amount up to 2000 in a single transaction transacted through debit card, credit card, charge card और other payment card services। ये acquiring bank में आज तक सब banks covered थे।
इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने क्लियर किया कि भैया जो आप एक्वायरिंग बैंक पढ़ते हो, एक्वायरिंग बैंक में बैंक्स आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं, एनबीएफसी आते हैं, एनी अदर पर्सन भी आते हैं। और ये जो एनी अदर पर्सन है, इसी में इन्होंने पेटीएम या फिर फोन पे यहां पर कवर किया है सर, एनी अदर पर्सन में हु मेक्स द पेमेंट टू एनी पर्सन हु एक्सेप्ट सच कार्ड। तो पेमेंट एग्रीगेटर रिसीव पेमेंट ऑन द कस्टमर इन एन एस्क्रो अकाउंट, मैंने अभी आपको दिखाया एस्क्रो अकाउंट में रिसीव करते हैं, जो वो फाइनल सेटलमेंट में मर्चेंट को दे देते हैं विद इन द टाइम स्पेसिफाइड बाय द आरबीआई। देयरफॉर आरबीआई ने रेगुलेट किया और आरबीआई ने बोला भाई पेमेंट एग्रीगेटर्स जो है सेटलमेंट प्रोसेस करते हैं मेकिंग पेमेंट टू द मर्चेंट आर कवर्ड अंडर द सेकेंड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन। सेकेंड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ये है सर, एनी अदर पर्सन। पेमेंट एग्रीगेटर को एनी अदर पर्सन में कवर किया गया। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो, मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं कि पेमेंट एग्रीगेटर्स जो है वो एनी अदर पर्सन में कवर हो गए। अब एनी अदर पर्सन में अगर ये लोग कवर हो गए तो मतलब ये एक्वायरिंग बैंक की डेफिनेशन में कवर हो गए। एक्वायरिंग बैंक की डेफिनेशन में कवर हो गए तो इनको 2000 तक की एग्जेम्पशन मिलेगी सिंगल सेटलमेंट में। समझ आया? अगर ट्रांजेक्शन 2000 तक का सिंगल सेटलमेंट में तो एग्जेम्पशन इनके पास भी है, पेमेंट एग्रीगेटर्स के पास भी है। समझ आई बात? क्लियर हुआ? पेमेंट गेटवेज आर डिफाइंड एज एंटिटी दैट प्रोवाइड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। पेमेंट गेटवे अलग चीज है, समझो, पेमेंट गेटवे अलग चीज है सर। अच्छा, एक क्वेश्चन मन में आता है स्टूडेंट के, सर पेमेंट गेटवे का एक आध एग्जांपल दोगे? रेजर पे ले लो, रेजर पे इज अ बेस्ट एग्जांपल। रेजर पे है, पेपाल है, ये सब पेमेंट गेटवेज है सर, जिसको हम यूज करते हैं प्रोवाइड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर टू रूट एंड फैसिलिटेट प्रोसेसिंग ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट इन हैंडलिंग ऑफ फंड्स। यही करते हैं सर। आप रेजर पे ले लो, पेपाल ले लो, बहुत सारे हैं पेमेंट गेटवेज। अब तो इंडिया में बहुत हो गए, पहले के जमाने में कम हुआ करते थे। अभी सबसे ज्यादा फेमस में अगर देखोगे तो पेपाल और रेजर पे है सर। ठीक है, ये सबसे ज्यादा है, और भी है, और भी है, ये दो सबसे ज्यादा है। तो सरकार बोली पेमेंट गेटवे का काम क्या होता है सर? जैसे मैं आपको अभी करंटली जैसे लेक्चर सेल कर रहा हूं तो मैं पेमेंट गेटवे यूज कर रहा हूँ रेजर पे का। यूजर आता है, पेमेंट गेटवे वाले को पेमेंट करता है, पेमेंट गेटवे वाला मेरे बैंक के साथ सेटल कर देता है सर, वो मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। यही कहानी हो रही है सर। ठीक है, तो सरकार ने बोला, ध्यान से सुनना, सरकार बोली एक्वायरिंग बैंक में हमने पेमेंट एग्रीगेटर्स को कवर किया है, हमने पेमेंट एग्रीगेटर्स को कवर किया है, पेमेंट गेटवे को कवर नहीं किया है। देखो बहुत अच्छे से इन्होंने क्लैरिफाई किया, इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट पेमेंट एग्रीगेटर्स फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ एक्वायरिंग बैंक। ठीक है, एक्वायरिंग बैंक के डेफिनेशन में कौन कवर हुए? पेमेंट एग्रीगेटर्स, पेमेंट एग्रीगेटर्स। तो अब अगर पेमेंट एग्रीगेटर्स है सेटलमेंट कर रहे अप टू अमाउंट ऑफ 2000 इन सिंगल ट्रांजेक्शन थ्रू डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, तो ये एग्जेम्प्ट है। बट इट हैज बीन क्लैरिफाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट दिस एग्जेम्पशन इज लिमिटेड टू पेमेंट सेटलमेंट फंक्शन ओनली which involves handling of money, does not cover payment gateway services। पेमेंट गेटवे सर्विसेज को यहां पर एग्जाम नहीं किया है इन्होंने, पेमेंट एग्रीगेटर्स फोन पे, पेटीएम, ये सब को एग्जाम किया है, पेमेंट गेटवेज को नहीं किया। रेजर पे, पेपाल, इन लोगों को बीच में नहीं घसीटा है सर। ये लोग अगर सेटलमेंट कर रहे हैं क्या बोलते हैं 2000 तक का सिंगल ट्रांजेक्शन में भी, तो भी इन पे जीएसटी है सर। मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो रेजर पे से पेमेंट एक्सेप्ट करता हूं ना, रेजर पे वाला मेरा कमीशन भी काटता है, जीएसटी भी काटता है, सब काटता है सर रेजर पे वाला। मैं तो आपको बता रहा हूं ये प्रैक्टिकली हो रहा है सर। आई बात समझ? पेमेंट एग्रीगेटर्स को क्यों छोड़ा गया? ताकि हर ठेला, छोटा दुकानदार सब ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करना स्टार्ट करे। अब वहां पर भी अगर आप जीएसटी और कमीशन में चालू कर दोगे तो फिर तो लोग हटा देंगे उसको। समझो मेरी बात, एक दुकानदार बोलेगा मैं एक तो डब्बा लगाया ताकि लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सके, मैं उस डब्बा लगाया, उस डब्बे में भी तुम जीएसटी चार्ज करने की बात कर रहे हो, लोग हटा देंगे डब्बा। तो इसीलिए उनको नहीं छेड़ी सरकार, बट ये पेमेंट गेटवे वालों को छेड़ी है सर सरकार। समझ आई बात? बैठा है दिमाग में? आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट चलो सर टाइम ऑफ सप्लाई का अमेंडमेंट देखते हैं। ध्यान दो, टाइम ऑफ सप्लाई के अमेंडमेंट देखते हैं, क्या अमेंडमेंट है। अब देखो इसमें इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया ऑन वेरियस इश्यूज पर्टेनिंग टू जीएसटी ट्रीटमेंट ऑफ वाउचर्स। वाउचर को लेके बहुत अच्छा एक क्लैरिफिकेशन आया, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत है, तो ध्यान से सुनना, आराम से सुनना, हड़बड़ी नहीं है, मैं आपको समझाता हूं। एक एक करके देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा सर्कुलर है सर। देखो डेफिनेशन ऑफ वाउचर इन्होंने पहले बताया सर, वाउचर इज इन द नेचर ऑफ पेमेंट। वाउचर्स पता है ना सर, अपन कहीं पर भी जाते हैं तो हमें कई सारे वाउचर्स मिलते हैं, डोमिनोज में वाउचर्स मिलते हैं, बहुत सारी जगह वाउचर्स मिलते हैं सर। कहीं मॉल वगैरह में परचेस करते हैं तो हमें वाउचर्स मिलते हैं जिसको हम बाद में रिडीम कर सकते हैं। वाउचर्स में भी इन द नेचर ऑफ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट
which creates an obligation on the supplier, जो वाउचर दे रहा है, to accept it as consideration, जो वाउचर दे रहा है, कल के दिन हम उस वाउचर को यूज करेंगे, तो जो सप्लाई करता है हमें वाउचर, जो हमें वाउचर देता है, उसकी ऑब्लिगेशन है कि उस वाउचर को वो एक्सेप्ट करे एज अ पेमेंट और पार्ट कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत कॉमन है सर, हम डोमिनोज के वाउचर्स यूज करते हैं, शॉपर स्टॉप के यूज करते हैं, बहुत सारी जगह जाके हमें वाउचर्स मिलते हैं सर, और उन वाउचर्स को हम यूज करते हैं। जब हम यूज करते हैं तो सामने वाले की ड्यूटी बनती है कि उस वाउचर को वो एक्सेप्ट करे एज अ पेमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं थी, ये तो लड़ाई नहीं है सर, वाउचर पहले भी डिफाइंड था, आज भी वही है। आगे देखते हैं। The issuance of payment instrument, including prepaid instrument in India, is regulated by the RBI. RBI रेगुलेट करता है सर, जो भी पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है या प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है सर, ठीक है, वो सबको RBI रेगुलेट करता है। तो RBI ने बोला भाई कि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। RBI ने डिफाइन चालू किया कि सर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, आरबीआई ने बोला भाई पेमेंट इंस्ट्रूमेंट दैट फैसिलिटेट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट द वैल्यू स्टोर्ड ऑन सच इंस्ट्रूमेंट। मैं बोला नहीं समझा। बोले भाई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट वो होता है, जैसे मान लो अपन मॉल गए, मॉल में गेम जोन होता है, गेम जोन में अपन ने सर कार्ड बनवाया और कार्ड बनवा के गेम्स खेला। अब अपन को पता होगा सर हमें उस कार्ड में कुछ पैसे डलवाने पड़ते हैं सर, ठीक है, फिर जैसे जैसे हम गेम्स खेलते रहते हैं वो कार्ड स्वाइप करते रहते हैं, यही कहानी है, क्रिस्टल क्लियर यही है। अब बात ये है कि इन्होंने बोला सर कि सर आप पहले से पैसे डाल के रखे हैं प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, और फिर आप उससे क्या करते हैं, परचेस करते हैं गुड्स और सर्विसेज, जितना उस कार्ड में पैसा डाला हुआ है। ठीक है, आगे देखो। द वैल्यू स्टोर्ड ऑन सच इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट द वैल्यू पेड बाय द होल्डर बाय कैश, डेबिटिंग और बैंक अकाउंट और बाय क्रेडिट कार्ड। ऑब्वियस सी बात है, वो जो गेम जोन में मैंने वो कार्ड बनवाया है, कार्ड बनवाने के लिए पहले मैंने सर उस कार्ड में पैसे ट्रांसफर किए होंगे, पैसे ट्रांसफर में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन जैसे भी होगा उस कार्ड में मैंने पैसे ट्रांसफर किए। समझ आया। द प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज एज अ कार्ड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट कैन बी इशूड एज, अपन गेम जोन में जाते हैं तो वो हमें कार्ड देता है, कई जगह एज अ वॉलेट इशू किया जाता है सर, आपके पास वॉलेट में पैसा चला जाता है जिसको आप फ्यूचर में रिडीम कर सकते हो, जैसे कि अपन बिग बास्केट में देखते हैं या फिर कहीं से हमें कैशबैक वगैरह मिलता है, वो सब वॉलेट में चले जाता है सर। एंड इन एनी फॉर्म और इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू एक्सेस द प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट एंड यूज द अमाउंट देयर। ऐसा कोई भी तरीका और हो सकता है जहां पर आपके पास वॉलेट में जाए, कार्ड के थ्रू जाए, कैसे भी जाए, जिसको आप क्या कर सकते हो फ्यूचर में यूज कर सकते हो। ठीक है, इन्होंने यही बोला। अब इसके आगे की कहानी देखो। Further, as per section 275 of the CGST Act, money includes, money मतलब क्या होता है, includes any instrument recognized by the RBI which is used as a consideration to settle an obligation. On combined reading of the definition of money and voucher, तो इन्होंने बोला सर मनी और वाउचर की कंबाइंड रीडिंग करे, तो हमने ये बोला सर डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द आरबीआई, द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड। अब यहां से हमारे काम का है, एकदम बात ध्यान दे देना। सबसे पहला केस, वेयर द वाउचर इज कवर्ड एज अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द आरबीआई एंड इज यूज्ड एज अ कंसीडरेशन टू सेटल एन ऑब्लिगेशन, जहां पर हम वाउचर को एज अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं और उससे हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हैं तो उसको एज अ मनी यूज करते हैं। तो सरकार बोलती भाई मनी तो गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है, और जब मनी गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन से बाहर है तो इस पे जीएसटी की बात नहीं होनी चाहिए सर। तो मतलब वो जो हमने वाउचर यूज किया एज अ मनी यूज किया, तो सर उस केस में वो वाउचर गुड्स की डेफिनेशन और सर्विसेज की डेफिनेशन से बाहर है, इस पे जीएसटी की बात नहीं होना चाहिए। वेयर द वाउचर इज नॉट कवर्ड एज प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, इन्होंने बोला सर अगर कोई ऐसा केस है जहां पर वाउचर एज अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है, तो उस केस में वाउचर विल बी कंसिडर्ड एज एक्शनेबल क्लेम। मैं बोला अरे बाप रे, आप वाउचर को एक्शनेबल क्लेम मान लोगे? बोले हाँ वाउचर को एक्शनेबल क्लेम मान लेंगे, अगर वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो वो एक्शनेबल क्लेम है, मतलब एक्शन अगेंस्ट द क्लेम, सामने वाले का पैसा देना था मुझे, उसके लिए मैंने उस वाउचर को यूज कर लिया, एक्शनेबल क्लेम। और अगर वो एक्शनेबल क्लेम है तो शेड्यूल 3 पिक्चर में आता है, और शेड्यूल 3 प्यार से ये बोला बाहर है, ये गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम ही होता है जिसपे जीएसटी की बातें होती है। तो एक्शनेबल क्लेम अगर आप इसको मानोगे वाउचर को, तो बाहर हो गया जीएसटी से, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। समझ आई बात, यहां तक क्लियर हुआ। अब इशू क्या हुआ, ये तो आपको दो केस बताए, अब इशू देखो। whether transaction in voucher fall under the category of supply of goods or goods और सर्विसेज। इन्होंने बोला सर अगर हम वाउचर में ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो क्या वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है?
एकदम सरकार ने एकदम सिंपल क्लियर किया कि सर वाउचर इज कवर्ड एज अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। ये हम प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जैसा यूज करते हैं, ठीक है। The voucher is not just an instrument which create an obligation of the supplier to accept the consideration or the part consideration. The transaction in voucher themselves cannot be treated as supply of goods or supply of services. मतलब आप कहीं वाउचर के बेसिस में ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं बोला जाता है। However, the supply of underlying goods or services for which voucher are used as a consideration or part consideration may be taxable under GST. एकदम समझो, एकदम सिंपल आसान भाषा में। सर मैं डोमिनोज वाले को उसका वाउचर दिया और पिज्जा ले लिया, सरकार बोली इस पे जीएसटी है, ठीक है। सर मैंने सिर्फ किसी को वाउचर पे ट्रांजेक्शन किया, मैंने किसी को वाउचर दिया है और वो मुझे उसके बदले कोई वाउचर दे रहा है, सरकार बोली ट्रांजेक्शन इन वाउचर पे जीएसटी नहीं है। एकदम सिंपल समझो, वाउचर कहीं यूज किया, सरकार बोली सिंपल ये ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में आएगा, इस पे जीएसटी है। डोमिनोज का जो पिज्जा लिया मैंने वाउचर देके उस पे जीएसटी है, उस पे जीएसटी है। बट मैंने किसी से वाउचर एक्सचेंज किया है, सरकार बोली इस पे जीएसटी नहीं है। समझ आई बात। सेकेंड इशू क्या था, व्हाट विल बी द जीएसटी ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन इन वाउचर बाय डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट। अब ये बात ध्यान से सुनना, पहला केस था जहां पर मैं ही वाउचर किसी से एक्सचेंज कर लेता हूं, उस पे जीएसटी नहीं था। वाउचर के एक्सचेंज करके मैंने कोई गुड्स या सर्विसेज ली तो उस पे जीएसटी है, बिल्कुल है। आप मॉल में जाके खेल के देख लो, डोमिनोज में खा के देख लो, शॉपर स्टॉप का वाउचर यूज करके देख लो, कपड़े लेके देख लो, उस पे जीएसटी है, उस पे कोई बात नहीं है। अब दूसरा मुद्दा क्या हुआ, दूसरा मुद्दा इन्होंने ये रेस किया कि भैया ये जो ट्रांजेक्शन इन वाउचर हो रहा है बाय डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट भी होता है सर। बोला ये क्या बोल रहे हो यार। बोले यार देखो, एक आदमी होता है जो वाउचर बनाता है, ठीक है, वो आदमी क्या करता है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को वाउचर दे देता है। सर आप लोगों ने अगर देखा होगा तो नवरात्रि के टाइम ये बहुत होता है, गरबा के पासेस होते हैं सर, गरबा के पासेस उसमें फुट कूपन्स भी होते हैं सर। तो सर क्या होता है, जो आदमी मतलब फुट कूपन्स वगैरह जिसका फूड स्टॉल लगने वाला है, वो आदमी खुद जा जाके सबको वाउचर्स नहीं पकड़ाता है कि ये लो खाने का वाउचर, ये लो खाने का वाउचर, ये सब कोई नहीं करता है। वो क्या करता है सर, डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर ये एजेंट को दे देता है कि भाई ये फूड वाउचर डिस्ट्रीब्यूट कर देना लोगों तक। तो सरकार बोली इसमें दो मॉडल्स हो सकते हैं। मैं बोला कौन से दो मॉडल होंगे। सरकार बोली पहला मॉडल ये है सर कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या किया, मैन्युफैक्चरर या जो पर्सन था जो गुड्स या सर्विसेज देने वाला था, उससे पूरे वाउचर्स खुद खरीद लिया और खुद खरीदने के बाद कस्टमर को वो वाउचर सेल कर रहा है। आप समझो बहुत कॉमन है, ये बहुत प्रैक्टिकल है। आप समझो कैफेज वगैरह में तो ये बहुत है, कैफेज, नवरात्रि या बहुत सारी जगह है सर, जहां पर क्या करते हैं, कोई एक आदमी होता है डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट, वो वाउचर खुद खरीदता है और खुद खरीद के सामने वाले को वाउचर दे देता है। और बीच में मतलब 100 रुपए का वाउचर लिया, सामने वाले को 150 में दे दिया, 50 रुपए अपना खा गया मार्जिन। ये होता है, बहुत होता है मार्केट में। सरकार बोली अगर ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस चला तो सरकार बोली इस पे जीएसटी नहीं है। बात क्या बोला समझ आया। अगर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल चला, नो जीएसटी, इसमें जीएसटी नहीं है। क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्लियर, ठीक है। प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, नो जीएसटी। अब सेकेंड केस ध्यान से सुनिएगा सर। सेकेंड केस वो है सर जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर क्या बोलता है, जो वाउचर बना रहा है उसको बोलता है सुन भाई मैं तेरे से इस बार वाउचर खरीद नहीं रहा हूं, पिछली बार मैं खरीदा था साला पूरा वाउचर बिका नहीं, मेरा पैसा फंस गया, मैं इस बार वाउचर नहीं खरीदूंगा। तो वो सप्लायर बोला फिर कैसे करेगा तू। बोले सुन, तेरा वाउचर, तेरे वाउचर को मैं तेरे बिहाफ में जाके किसी और को बेच दूंगा। मैं बोला यार ये तो प्रिंसिपल एजेंट वाली बात हो गई है। बोले हाँ ये वही है, प्रिंसिपल एजेंसी वाला ही काम है सर, प्रिंसिपल एजेंसी वाला ही काम है, तेरे बिहाफ में जाके वाउचर किसी को बेच दूंगा। बोले अच्छा, मेरे भी आप में वाउचर तो बेच देगा, तो तू बेचेगा तो तू कुछ ना कुछ तो मेरे से कमीशन या फीस लेगा। बोले वेरी गुड, फ्री में कोई किसी के लिए क्यों करेगा सर, मैं किसी और का वाउचर बेचने जाऊंगा तो पैसा लूंगा ना सर, अपना कमीशन या फीस तो लूंगा। सरकार बोली हाँ बिल्कुल। तो इस केस में इन्होंने बोला सर कि ये जो कमीशन या फीस ली जा रही है सर, इस कमीशन फीस पे जीएसटी है, इस कमीशन फीस में जीएसटी है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, कहां गया यार, देखो
This agreement or as per agreement or contract between the distributor, sub-distributor and voucher itself, a voucher issue may specify a set of obligation on such an agent just as marketing, promotion, voucher का marketing करो, promotion करो, related support activity for distribution of voucher against the commission or fee or any other amount by whatever name called for such purpose. In such case, distributor or distributor agent do not operate autonomously. Autonomous काय का भाई? इस बार मैं खरीदा नहीं हूँ, इस बार तो तेरे भी आप में वाउचर सेल कर रहा हूं. Do not own the voucher, only act as a agent of the voucher. सारी बात समझ, एजेंट ऑफ द वाउचर ऐसा डील कर रहा है. समझ आई बात? तो सरकार बोली भैया इस केस में तो आप बैठ ही जाओ सर, अगर एज ए एजेंट आप डील कर रहे हो तो इस पे जीएसटी है, जो आपको कमीशन या फीस मिलेगी इस पे जीएसटी है. आई बात समझ? बैठा है दिमाग में? आगे बढ़ते हैं. अब तीसरा इशू देखो, व्हाट शुड बी द जीएसटी ट्रीटमेंट ऑफ एडिशनल सर्विसेज सच एज एडवर्टाइजिंग, को ब्रांडिंग, मार्केटिंग, प्रमोशन, कस्टमाइजेशन सर्विस, टेक्नोलॉजी सपोर्ट सर्विस या कस्टमर सपोर्ट सर्विस. अगर ये सब सर्विसेज आप दे रहे हो, किसको? वाउचर इशूअर को दे रहे हो. तो वाउचर इशू कर रहा है, उसके वाउचर को प्रमोट कर रहे हो, एडवर्टाइज कर रहे हो, भैया ये सिंगर आ रहा है, इसका ये है, इसका वो है, आप प्रमोट कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो. सरकार बोली भाई तू उसके ब्याह में वाउचर बेच रहा था, ठीक है, कमीशन ले रहा था, ठीक है, अब तो तू भाई ये पूरा काम ही चालू कर दिया, उसका एडवर्टाइजिंग, को ब्रांडिंग, मार्केटिंग, प्रमोशन सब चालू कर दिया. सरकार बोली तेरे को नहीं लगता ये सर्विसेज है? इस पे तो जीएसटी की बात हम डेफिनेटली करेंगे सर, डेफिनेटली करेंगे. एक तो तू वो खुद वाउचर खरीद नहीं रहा है, सामने वाले का खुद का वाउचर है, उसके भी आपने वाउचर सेल कर रहा है और ये सब काम भी कर रहा है. सरकार बोली ये सर्विसेज है और जीएसटी लगेगा इसमें, बिल्कुल लगेगा सर. आ रही है बात समझ? आगे देखें, what would be the GST treatment of unredeemed voucher? Unredeemed voucher, unredeemed voucher मजेदार है सर. ऐसे वाउचर्स जो रिडीम ही नहीं हुए. कई ऐसे लोग हैं जो वाउचर ले लेते हैं, यूज ही नहीं कर पाते. मैं तो आपको बता रहा हूँ वाउचर एक सबसे प्यारा स्कैम होता है. कई बार लोग होते हैं जो वाउचर यूज ही नहीं कर पाते. कैसे करोगे वाउचर यूज? कई बार ऐसा होता है भाई, डोमिनोज का वाउचर लिया, डोमिनोज वाला बोला भाई 2 महीने के अंदर आएगा तो ये वाउचर यूज होगा, उसके बाद एक्सपायर. अब कैसे करें? उस केस में तो यूज ही नहीं कर पाए सर. अब बात ये हुई जो वाउचर यूज नहीं हुआ, क्या उसको सप्लाई मान के जीएसटी में लगाया जाएगा? सरकार बोली देख भाई, अगर वाउचर अनयूज्ड है, अनरिडीम्ड है, एक्सपायरी पीरियड खत्म हो रहा है, तो सर उस केस में द बिजनेस जनरली मेक बुक एडजस्टमेंट. जनरली क्या होता है, वो लोग बुक एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि भाई इतने का वाउचर यूज ही नहीं हुआ, एंड अकाउंट द सेड अमाउंट ऑफ अनरिडीम्ड वाउचर इन देयर स्टेटमेंट ऑफ इनकम. वो अनरिडीम्ड वाउचर करके बता देते हैं. The value of such unredeemed voucher accounted for in the statement of income is called breakage. ब्रेकेज इसलिए क्योंकि सर ये ब्रेक कर दिया, आपका पूरा वाउचर बिका ही नहीं तो सर उसके इसमें वाउचर यूज होके सप्लाई हुआ ही नहीं. सप्लाई नहीं हुआ तो जीएसटी की बात कैसे करोगे भाई? वाउचर होता तो डोमिनोज का पिज्जा खाने जाता तो वो डोमिनोज का पिज्जा सप्लाई हो जाता. अभी कैसे हुआ? वाउचर तो घर में पड़ा है, यूज किया ही नहीं. मैं वाउचर यूज ही नहीं किया, घर में पड़ा बेकार हो गया. तो इन्होंने बोला भाई इशू ये अराइज हो रहा है कि इस वाउचर का ट्रीटमेंट क्या होगा. तो इन्होंने एट द एंड देखो, इन्होंने ये बोला सर देयर इज नो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन अकाउंट ऑफ सच अनरिडीम वाउचर. भाई जो वाउचर रिडीम ही नहीं हुआ उसके इसमें कोई सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज माना ही नहीं. अरे कैसे मानोगे आप? खुद सोच के देखो यार, घर में पड़ा हुआ है, वाउचर यूज ही नहीं कर रहा हूं, तो कैसे सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज होगा सर? हो ही नहीं सकता. सरकार बोली भाई देखो, जो सप्लायर इशू किया था ना वो बुक एडजस्टमेंट्स कर लेगा, उसकी चिंता आप ना करो. इसको सर हम क्या नहीं मानेंगे? सर सप्लाई नहीं मानेंगे. समझ आ रही है बात? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? Therefore, no GST is payable on such amount attributable to non-redemption of voucher. उस पे कोई जीएसटी की बात नहीं आएगी. समझ आया? क्लियर हुआ? ये वाउचर की कहानी थी. अच्छा खासा क्लैरिफिकेशन है मेरे हिसाब से, तो एग्जाम के लिए अच्छा है. और ये मैंने आपको रेफरेंसेस भी दिए हैं सर, अगर आप चाहो तो ये डेफिनेशंस पढ़ सकते हो, जरूर देख सकते हो, ताकि आपको अच्छी खासी और क्लैरिटी भी हो जाए. इनकेस अगर कोई डाउट्स है तो आप जरूर पूछ सकते हो. ठीक है, मैं आपको अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप आराम से पूछ सकते हो. अब आते हैं सर चैप्टर 7 आईटीसी. इसमें भी एक अच्छी अमेंडमेंट है और मेरे को लगता है ये एग्जाम में आईटीसी के क्वेश्चन में आने के चांसेस अच्छे हैं. ध्यान देना, बड़ा प्यारा क्लैरिफिकेशन. मेरे को तो लगता है डेफिनेटली आप एग्जाम के लिए इसको जरूर देख के जाइए. बहुत सिंपल सा क्लैरिफिकेशन है, मैं आपको एकदम मस्त आसान भाषा में समझाता हूं, आराम से समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी सर. ये ध्यान से सुनो. ठीक है, एक ऑटोमोबाइल डीलर है. ठीक है, ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है. ध्यान से समझो, इसको आराम से समझना. ठीक है, क्लैरिफिकेशन ये आया है सर कि आईटीसी
कब मिलेगा in respect of goods which has been delivered by the supplier at his place of business under X work contract basis। मैं आपको ये समझाऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखो, बहुत इजी तरीके से समझा दूंगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये होता है कि सर ऑटोमोबाइल जो डीलर होता है, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होता है, उसके साथ वो एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऑटोमोबाइल डीलर होता है, ऑटोमोबाइल डीलर क्या होता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो एंड एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, passes to the dealer at the factory gate of the original equipment manufacturer when the goods are handed over to the transporter at the instance of the dealer and the delivery of the part of the original equipment manufacturer is complete at the factory gate। मैं आपको समझाऊंगा, प्लीज 2 मिनट रुको। अब बात क्या हो रही है, लड़ाई किस चीज पे हुई है, मैं आपको समझाता हूं। ये भाई साहब ऑटोमोबाइल डीलर है और ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। ऑटोमोबाइल डीलर ने ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को बोला, भाई तू ये सामान बना दे एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बोला ओके, बना दिया, आपके लिए एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में सामान बना दिया। वेरी नाइस। अब ये सामान ये आदमी क्या करेगा, ऑटोमोबाइल डीलर को क्या बोलते हैं, वापस देगा ना सर, कि मैंने आपका सामान बना दिया, ये लो मैं आपको भेज रहा हूं। अब बात ये हुई कि सर यहां पर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के पास गुड्स बन के तैयार हो गया। ठीक, ये ऑटोमोबाइल डीलर के पास गुड्स पहुंचा और ऑटोमोबाइल डीलर बोला, भाई मेरे को क्रेडिट लेना है, मेरे को क्रेडिट लेना है। तो ये भाई साहब क्या बोले, ऑटोमोबाइल डीलर, मैं क्रेडिट तभी ले लूंगा जब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर गुड्स बनाएगा और गुड्स बना के ट्रांसपोर्टर को गुड्स दे देगा, वैसे ही मैं तुरंत क्रेडिट ले लूंगा। कौन बोला, ऑटोमोबाइल डीलर। ठीक, गवर्नमेंट बोली ऐसा नहीं होता, आप सेक्शन 16 नहीं पढ़े, सेक्शन 16 ये बोलता है कि गुड्स का रिसीव होना जरूरी है। चलो उसका एक एक्सेप्शन भी था, बिल टू शिप टू मॉडल, बट भैया ये बिल टू शिप टू तो नहीं है, तो आप क्रेडिट कैसे लेने आ रहे हो। तो ये ऑटोमोबाइल डीलर बोला, भैया आपको शायद ये नहीं पता है कि एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में चला हूं मैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ। एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट मतलब जैसे उसके फैक्ट्री में गुड्स बन के तैयार हुआ, उसकी जिम्मेदारी खत्म, अब पूरी गुड्स की जिम्मेदारी मेरी होती है। और जैसे ही वो वहां पर गुड्स बना के तैयार करता है, जैसे ही ट्रांसपोर्टर को गुड्स दे देता है, ये मान ले जाता है कि गुड्स डिलीवर हो गया ऑटोमोबाइल डीलर को, मतलब अब पूरी जिम्मेदारी किसकी है, ऑटोमोबाइल डीलर की। सरकार बोली यार हमें भी ये सब पता है एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। बोले हमसे क्या चाहता है। ऑटोमोबाइल डीलर बोला, भाई आप एक बात बताओ, जब यहां पर ये फैक्ट्री में बनाया और जैसे ही ट्रांसपोर्टर को दिया, मान लिया गया गुड्स डिलीवर हो गया है, तो आप मुझे क्रेडिट यहीं दे दो ना। गुड्स जब तक मेरे पास पहुंचेगा आप क्यों रोक के रखे हो मुझे क्रेडिट के लिए। मान लिया आपका सेक्शन 16 बोलता है कि गुड्स का रिसीव होना जरूरी है, बट भाई हम तो वहीं डिलीवर मान लिए ना, तो आप क्रेडिट भी वहीं दे दो। तो सरकार ने बोला ओके, एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट, एक और एक्सेप्शन जोड़ दो सर। एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट एक बेसिस है जहां पर ऑटोमोबाइल डीलर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के जैसे ही फैक्ट्री में गुड्स बनेगा, ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर होगा, ऑटोमोबाइल डीलर क्रेडिट ले लेगा। क्रिस्टल क्लियर हुआ, एकदम ध्यान से सुनना, क्रिस्टल क्लियर हुआ, यहां तक चीजें सिंपल चली। अब हुआ ये कि ऑटोमोबाइल डीलर के पास गुड्स पहुंचा, ये भाई साहब ऑटोमोबाइल डीलर ना शाना था, ये मान लो 10 गुड्स क्या बोलते हैं आ रहा था इसके पास। ये भाई साहब ने क्या किया, देखा मेरे को तो पूरी क्रेडिट मिल चुकी है, ये भाई साहब क्या किया, इसमें से 2 गुड्स को ना पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर दिया। सरकार बोली यार देख, हमने तेरे को पूरी क्रेडिट इस ईमानदारी पे दी थी कि ये गुड्स तू प्रॉपर लाएगा, प्रॉपर सही तरीके से यूज करेगा, आगे सप्लाई करेगा, इस बेसिस में हमने तुझे क्रेडिट दी थी, ये तू 2 गुड्स का पर्सनल पर्पस क्यों किया। बोले अरे वो लगा तो कर लिया। सरकार बोली अब देख तू ये गड़बड़ तो किया, इस केसेस में तू क्रेडिट तो पहले ही लेके बैठा है, अब हम तेरे से क्रेडिट क्या कराएंगे, रिवर्स कराएंगे हम तेरे से क्रेडिट। 2 गुड्स जो पर्सनल पर्पस के लिए था, डिस्ट्रॉय किया, डैमेज किया, डिमोलिश किया, जो भी किया, तेरी क्रेडिट गई, 2 गुड्स की क्रेडिट गई। तो ऑटोमोबाइल डीलर एक और क्वेश्चन पूछ लिया, चलो ये 2 की तो मान लो गई, मान लो अगर ये रास्ते में ही 2 गुड्स खराब हो जाते तो सरकार बोली तो भी तेरी क्रेडिट रिवर्स कराते, क्योंकि हम तेरे को पहले पूरी क्रेडिट दे चुके थे, अब ये जो बची हुई 2 गुड्स की क्रेडिट है वापस क्या करना पड़ेगा, तेरे को रिवर्स करना पड़ेगा। समझ आया इशू क्या था। आईटीसी कहां ले लेगा, फैक्ट्री गेट में, जहां पर वो गुड्स हैंड ओवर करता है किसको, ट्रांसपोर्टर को।
तुरंत क्रेडिट ले लेगा। रास्ते में गुड्स के साथ कुछ गड़बड़ हुआ, पहुंचने के बाद कुछ गड़बड़ हुआ, तो जो क्रेडिट लिया था उसको क्या कर लेगा, वो रिवर्स कर देगा, प्रोपोर्शनेट रिवर्स कर देगा। समझ आया? ये मैंने आपको पूरा क्लैरिफिकेशन बहुत इजी सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो। देखो, आईटीसी कैन बी अवेयर्ड ऑन द डेट वेयर द व्हीकल्स आर बिल्ड एंड द हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर बाय द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एट हिज फैक्ट्री गेट। आप क्रेडिट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्रेडिट लेने में कोई इशू नहीं है सर। ठीक है। The same principle is applied in respect of supply of other goods also, where the contract between the supplier and recipient is an X work contract. इन्होंने बोला भाई हम आपको एग्जाम्पल जो दिए हैं वो ऑटोमोबाइल डीलर और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का दिए, इसके अलावा पूरी दुनिया में और भी कोई पर्सन है जो एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उस केस में आप ये ध्यान रखेंगे कि सर यही वाला सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होगा बाकी लोगों के लिए भी। अच्छा, एक स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन आया, सर वो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस ऐड करेंगे कि नहीं? ना, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस क्यों ऐड करोगे? ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस क्यों ऐड करोगे? आप मेरे को एक बात बताओ भैया, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये आदमी बैठा है सप्लायर, ये हो गया रिसिपिएंट। ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस तब ऐड होते हैं जब सप्लायर का ऑब्लिगेशन था, सप्लायर का ऑब्लिगेशन वो रिसिपिएंट से कुछ पैसा लेता, कुछ लिया नहीं। रिसिपिएंट क्या अपने जेब से खर्चा किया ट्रांसपोर्टेशन का? यस। तो क्यों लोगे, क्यों ऐड करोगे? ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना सर। मैंने ना स्टूडेंट को क्वेश्चन कराया था आईटीसी का, उसमें एफओआर कॉन्ट्रैक्ट था सर। एफओआर कॉन्ट्रैक्ट अगर लिख जाएगा ना क्वेश्चन में, तो याद रखना फ्रेट का खर्चा मत जोड़ देना, फ्री ऑन रोड, ध्यान रखना सर। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। बाकी ये तो मैंने आपको समझाया सर। और अगर आपने कोई और पर्पस के लिए कुछ भी यूज करता हुआ दिखा, तो सरकार बोली आओ फिर तो बैठो सर, फिर हम आपकी क्या करेंगे सर, हम आपकी गुड्स की क्रेडिट क्या कर देंगे, रिवर्स करा देंगे सर। अगर आपने नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, डैमेज, डिस्ट्रॉयड, कोई भी गलत पर्पस के लिए यूज किया, तो जो क्रेडिट आपने लिए उसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स करा देंगे। समझ आई बात? बैठा है दिमाग में? ये हमारा आईटीसी का अमेंडमेंट कवर हुआ। और नेक्स्ट टैक्स इनवॉइस देखते, ध्यान दो। ये जो अमेंडमेंट है ये मैंने पहले भी कवर की थी, और मैं एक बार वापस इसको कवर कर देता हूं, बता देता हूं क्या है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सप्लायर है जो कि अनरजिस्टर्ड है, ठीक। रेसिपिएंट है जो कि रजिस्टर्ड है। अब बात ये हुई थी कि सर सप्लायर ने रेसिपिएंट को ऐसा कुछ सप्लाई किया जो कि रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है, तो सप्लायर ठहरा अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये आदमी तो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। सरकार ने बोला रेसिपिएंट को इनवॉइस इशू करना है, टैक्स इनवॉइस। ठीक है, सिंपल बता रहा हूं, एकदम सिंपल। तो रेसिपिएंट ने बोला भाई मुझे टैक्स इनवॉइस कब तक इशू करना है? सरकार बोली जिस टाइम आपको गुड्स या सर्विसेज रिसीव होंगे उसके विद इन 30 डेज का हम आपको टाइम पीरियड दे रहे हैं। इस 30 डेज के अंदर आपको सर टैक्स इनवॉइस इशू करना है, क्योंकि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, रिवर्स चार्ज में जीएसटी की बात है, तो उस केस में रेसिपिएंट को सर टैक्स इनवॉइस इशू करना है विद इन 30 डेज। अरे बात समझ। अब एक स्टूडेंट बोला सर रेसिपिएंट के ऊपर ऑब्लिगेशन क्यों डाले टैक्स इनवॉइस इशू करने का? ध्यान से सुनना। ये रेसिपिएंट लड़ता था सरकार से क्रेडिट के लिए कि मुझे क्रेडिट दे दो। अब सरकार क्या होता था, इसको क्रेडिट नहीं देती थी, सरकार इसको क्रेडिट के लिए परेशान कर देती थी, क्योंकि सरकार ये बोलती थी भाई टैक्स इनवॉइस का है, सप्लायर तो इशू किया नहीं है, रेसिपिएंट तू करता नहीं है, तो क्रेडिट कहां दे, किस बेसिस में तेरे को दे? ये बोलता था भैया मैं रिवर्स चार्ज में कैश पे किया, मेरे पास प्रूफ है। अरे बोले हाँ वो होगा अपनी जगह, तू मेरे को ये बता क्रेडिट कैसे दे? ठीक, पहला तो ये क्रेडिट नहीं देंगे, इसको लेकर लड़ते थे। दूसरा मैटर ये होता था सर कि ये जो क्रेडिट लेने का टाइम पीरियड है, ये क्रेडिट लेने का टाइम पीरियड कब से देखा जाएगा? क्योंकि सर हम क्रेडिट के लिए क्या पढ़ के आए हैं सर, जिस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स इनवॉइस इशू किया उसके सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न दोनों में विचेवर इज अर्लियर तक क्रेडिट लेने का टाइम पीरियड है। अब ये आदमी कैसे करे, क्रेडिट कैसे ले, क्रेडिट कैसे ले? अगर बिल ही नहीं बना तो क्रेडिट कैसे ले? ये दिक्कत। क्रेडिट ले तो कब तक ले? क्योंकि कब तक की बात कब आती थी पता है? जब कोई मान लो मैटर है जिसपे लड़ाई हो गई हो, कोर्ट में मैटर चल रहा हो, या कोई चीज के क्रेडिट को लेके जीएसटी डिपार्टमेंट में आपका केस चल रहा हो, तो होता ये था कि ये क्रेडिट का टाइम पीरियड खत्म हो जाता था और सरकार बोलती थी क्रेडिट नहीं देंगे।
रिसिपेंट बोलता था भाई मैं अभी कोर्ट में केस जीता हूँ, कोर्ट में केस जीता हूँ, मैं 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू कर देता हूँ। इनवॉइस इशू क्यों, अब तो क्रेडिट दे दो। सरकार बोली ना ना, हमने तेरे को क्या बोला था, गुड्स रिसीव होने के 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था, तू लेट हो गया, तेरा डिपार्टमेंट में अपील चल रहा हो, कोर्ट में मैटर चल रहा हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरा क्रेडिट का टाइम पीरियड खत्म। भाई ये तो गलत है ना, इलॉजिकल है। इसीलिए इन्होंने आईटीसी चैप्टर में सेक्शन 16(4) में भी अमेंडमेंट किया और इन्होंने ये बोला सर इनके लिए जो टाइम लिमिट होगी क्रेडिट लेने की वो अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि सरकार बोली जिस दिन ये केस जीतेंगे, जिस दिन क्या बोलते हैं इनका मैटर रिजॉल्व होगा कोर्ट में, उसके बाद जब ये 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू करेंगे, उसके बाद इनका क्रेडिट का टाइम पीरियड होगा। मैं आपको सिर्फ टैक्स इनवॉइस चैप्टर से रिलेट करके नहीं बता रहा हूं, मैं क्रेडिट से रिलेटेड करके भी बता रहा हूं। क्रेडिट वाली कहानी मई में आ चुकी थी। टैक्स इनवॉइस के लिए तो एकदम सिंपल अमेंडमेंट ये है कि सर विद इन 30 डेज आपको टैक्स इनवॉइस इशू कर देना है सर, जब से आपको गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड हुई है। इतने तक टैक्स इनवॉइस में अमेंडमेंट ही खत्म हो चुकी है। मैं आपको क्रेडिट वाला रिकॉल करा रहा हूं। आ रही बात समझ? तो दोनों में विच एवर इज लेटर वाली डेट होती थी इनके लिए कि 30 नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न और 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द ये कोर्ट का मैटर या जीएसटी का डिपार्टमेंट का मैटर जो रिजॉल्व हुआ है उसके 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू कर दिया। दोनों में विच एवर इज लेटर डेट तक लास्ट आपके पास टाइम पीरियड था क्रेडिट लेने का, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट का मैटर या कोर्ट का मैटर 4-5 साल भी जा सकता है, 4-5 साल भी जा सकता है सर। ये बात समझ आई? तो ये मैंने आपको रिलेट करके समझाया। आई होप आपको वापस याद आया होगा सर। तो ये तो बहुत सिंपल है सर, अगर ये मुझसे कोई पूछेगा तो ये तो बहुत सिंपल है, क्रिस्टल क्लियर है कि आपको 30 डेज के अंदर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द सेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे केस में भी आपको इनवॉइस इशू कर देना है। टैक्स इनवॉइस में कोई लड़ाई नहीं थी सर, टैक्स इनवॉइस के लिए बहुत सिंपल कहानी थी। क्रेडिट से रिलेटेड याद करना क्योंकि क्रेडिट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कवर करने के चांसेस भी है। अगला अमेंडमेंट देखो सर, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ई वे बिल। अब इन्होंने अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में तो कुछ अमेंडमेंट किया नहीं, बट ई वे बिल में कर दिया और कोई एकदम खाटी ऐसा अमेंडमेंट नहीं है मेरे हिसाब से सर। थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आने के चांसेस है, बाकी तो ऐसा इतना बड़ा अमेंडमेंट नहीं है। इन्होंने बोला सर कि हम जनरेशन ऑफ यूनिक एनरोलमेंट नंबर में एक आदमी पहले से था, एक कॉम ने घुसा दिया। अब ध्यान दो, देखो फॉलोइंग पर्सन आर रिक्वायर्ड टू जनरेट द ई वे बिल। ई वे बिल किनको जनरेट करना है सर? सबमिट द डिटेल्स इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म upon validation of the details so furnished as a unique enrollment number and shall be generated and communicated to the said person। समझो, एक आदमी जो ईवे बिल के लिए अप्लाई किया, फॉर्म वगैरह सबमिट किया, उसकी डिटेल सब प्रॉपर हो गई, सब चीजें प्रॉपर लगी, तो सरकार ने बोला हम तुम्हें यूनिक एनरोलमेंट नंबर दे रहे हैं। अब जिनको हम यूनिक एनरोलमेंट नंबर दे देंगे इनको सर ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा। तो सर ये यूनिक एनरोलमेंट नंबर दो लोगों को देते हैं। एक ये वाला तो हम पहले भी पढ़े थे मे अटेम्प्ट के लिए कि सर एन अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग टू जनरेट ईवे बिल। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेके ईवे बिल जनरेट कर सकता है। ये वाले लोगों को डाल दिए इसमें। An unregistered person making interstate transport of handicraft goods exempted from obtaining compulsory registration and required to generate e-way bill irrespective of the value of the consignment। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है जो इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहा है हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, जो कि एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम ऑब्टेनिंग कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। सर वो सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं कराता, बट सरकार बोली सर इसको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू, कितने वैल्यू का ये इंटरस्टेट हैंडीक्राफ्ट गुड्स का मूवमेंट कर रहा है। बस ये इतना ही अमेंडमेंट है, बस ये इतना ही है। तो थ्योरी क्वेश्चन इससे आ सकता है सर, ठीक है। इसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स, मेरे हिसाब से ना अब इनमें एज सच कोई इतना बड़ा अमेंडमेंट नहीं है सर। इन्होंने बोला था सर रूल 88B पढ़ते थे, उसमें इन्होंने 73 74 होता था, 74A को ऐड कर दिया है, बस इतना ही अमेंडमेंट हुआ है सर। 73 74 होते थे, 74A को ऐड कर दिया है सर, ठीक है, रूल 88B में। अब इसको डिटेल में पूरा समझाने का कोई सेंस नहीं बनता, टाइम वेस्ट होगा सर, पूरा टाइम वेस्ट होगा। इवन रिटर्न चैप्टर है, रिटर्न चैप्टर में एक अच्छा अमेंडमेंट है कि सर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 7, याद है जीएसटीआर 7 किसके लिए था सर? टीडीएस वाले लोगों के लिए था। अब पहले ये होता था सर, गवर्नमेंट के साथ कहानी ये थी कि जिस टाइम गवर्नमेंट टीडीएस, जिस मंथ में गवर्नमेंट टीडीएस काटेगी उसी मंथ में जीएसटीआर 7 डालेगी। गवर्नमेंट ने बोला नहीं भाई ये नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। गवर्नमेंट ने सिंपल इसको अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट करके ये बोला कि जिस मंथ आप टीडीएस नहीं भी डालोगे उस मंथ भी आपको जीएसटीआर 7 डालना पड़ेगा। ये छोटी सी सिंपल सी अमेंडमेंट है, मेरे को लगा इतना बड़ा तो कुछ नहीं था। कहाँ गया रे? देखो ये रहा। Every registered person shall require to deduct TDS under Section 51 electronically and furnish a return for every calendar month of the deduction made during the month in such form and such manner and within such time as may be prescribed। इसके बाद ये देखो, provided that the said registered person shall furnish a return for every calendar month whether or not any TDS
whether or not any deduction has been made for the said month or not. चाहे आप टीडीएस काटो ना काटो, आपको तो सर एवरी कैलेंडर मंथ में क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फर्निश करना पड़ेगा। ठीक है, टीडीएस वालों पे ऑब्लिगेशन डाला गया। फिर रूल 88D था सर, ये भी डिफरेंसेस वाली बात करता था, लाइबिलिटी वाली बातें करता था। इस पर 74A इन्होंने ऐड किया। ये कोई इतना बड़ा नहीं है, 73 74 पहले था, 74A को इन्होंने ऐड किया है सर, बस बाकी और कुछ खास नहीं है। बाकी एक रिफंड था, रिफंड वाले चैप्टर में अपन रूल 96B पढ़ते थे सर, विद द रिकवरी ऑफ द रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। इसमें भी इन्होंने 73 74 था, 74A को ऐड किया सर। इससे बड़ा कोई अमेंडमेंट नहीं है, इसमें कोई इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं है। तो ये हमारे पूरे जीएसटी के अमेंडमेंट कवर हुए। आई होप क्लियर हुआ होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ अमेंडमेंट्स एग्जाम में आने के डेफिनेटली चांसेस है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जो फाइनल का ग्रुप बना हुआ है। नहीं जुड़े हो अभी तक तो ग्रुप में जुड़ जाओ, वहां पर मैं आपको ये पीडीएफ प्लस आपको वो क्या बोलते हैं चार्ट्स, सर चार्ट्स चाहिए, वो चार्ट्स भी शेयर कर दूंगा। अमेंडेड चार्ट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए काम के सर। वो चार्ट्स वगैरह भी शेयर कर दूंगा सर। ठीक है, तो फ्रेंड्स को शेयर करना, लाइक करना, ज्वाइन करना। अभी आप लोगों के लिए सर रिवीजन क्लासेस भी आने वाली है, केस सिनेरियोस भी आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आने वाली है इस चैनल में आप लोगों के लिए। इवन मॉडल टेस्ट पेपर्स भी आने वाले सॉल्व करवा के। तो फाइनल वाले स्टूडेंट्स के लिए सब चीज वन स्टॉप सॉल्यूशन आईडीटी का यहाँ पर होने वाला है इस चैनल पे। तो मेरे साथ बने रहो, लाइक करो और फ्रेंड्स को शेयर करो। चलो, थैंक यू।